अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब ने। आप सब उनको जानते हैं डॉक्टर साहब को, और एनालिस्ट भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, और बहुत बढ़ के बात करते हैं। और हमने बहुत बार डॉक्टर साहब को जो है इंडियन मीडिया पे भी बात करते सुना, और काफ़ी दिन से हमारी कोशिश थी कि डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करें, तो फाइनली आज डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, You're बहुत welcome. शुक्रिया। You're welcome. सर Thank you very much for having me on the show. सर सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे कि आपको कैसा लगता है कि ये जो भी फॉरेन पॉलिसीज चल रही हैं पाकिस्तान की, जो करंट गवर्नमेंट है, तो कैसे लेके चल रही है? क्योंकि अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने बिल गेट्स को भी कह दिया कि जी आप जो है वो तालिबान की फाइनेंशियल सपोर्ट करें। तो ये तालिबान तालिबान करते करते जो है वो हमारे ऊपर कई तरह के सैंक्शंस लगने की का खतरा भी आ चुका है। तो कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को, आजकल जो सिचुएशन है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की? देखिए, जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान की है वो तो वन पॉइंट एजेंडा है, और वो ये है कि पैसे मांगो, पैसे तलाश करो, कौन पैसे दे सकता है, और वो उसके एवज हम क्या है हमारे मुल्क में रह गया जो बेच सकते हैं। अब ये कराची स्टील मिल को भी चाइनीज के हवाले करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। 3-4 चाइनीज कंपनियां और मेटलर्जिकल कंपनियां जो हैं उन्होंने विजिट किया है वहां का, जिसका अखबारों में कहीं पे या मीडिया पे कहीं कोई जिक्र नहीं आ रहा, लेकिन हमें पता है कि उन्होंने वहां विजिट किया है। तो उनसे भी पैसे ही लेंगे, जाहिर है। तो बिल गेट हो या कोई भी हो, मार्क जुकर जो है उससे भी हो सकता है, फेसबुक वाले से भी पैसे मांगे। तो अब इनकी हालत ये आ गई है कि पहले जैसे ये बैंकों से पैसा मांगते थे या आईएमएफ से मांगते थे या सऊदी अरब से मांगते थे, चाइना से, अब इन्होंने भीख इनफरादी लोगों से, इंडिविजुअल से मांगना शुरू कर दिया। बिल गेट्स जो है वो एक इंडिविजुअल है, वो उससे भीख मांगना, तालिबान के नाम पे मांगना। जाहिर है उसमें इनका कमीशन होगा कि भाई अगर हम तालिबान को इतना कर्जा लेके देते हैं तो इतने परसेंट जो है वो हम अपना कमीशन लेंगे। ये चीजें तो ऐसे मुफ्त में नहीं की जाती। दूसरा, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो इस वक्त चाइना की फॉरेन पॉलिसी के एक सैटेलाइट फॉरेन पॉलिसी के तौर पर देखी जा सकती है। और इस पूरे खिते में जो है पाकिस्तान बुरी तरह से चाइना के जो फॉरेन पॉलिसी है उसका अलाकार बनता चला जा रहा है। और उसको तो पता होगा, लेकिन हमारी आवाम को सोचना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, इसके नतायज क्या निकले, और इसके नतायज जो है वो बड़े खतरनाक हों। जी। तो सर अब आपको लगता है कि इनकी बात सुन के लोग फंडिंग करना शुरू कर देंगे? और वैसे भी दूसरी जो कंट्रीज हैं, चाहे वो भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान, चाइना, उनके साथ रिलेशंस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे। जबकि चाइना को तो हमने बहुत सारी चीज़ें गिरवी भी रखी हुई हैं, लेकिन अब चाइना भी नाराज़ नज़र आ रहा है। और सी पैक को आप किस तरह देखते हैं? क्या सी पैक कंप्लीट हो गया तो कुछ बेहतरी आ पाएगी? देखिए, सी पैक जो है वो एक इकोनॉमिक एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट है चाइना का। पुराने वक्तों में जब 70s में लेफ्ट का बड़ा जोर होता था और सोशलिस्ट नजरियात का प्रचार बहुत आम होता था, उस वक्त इस किस्म की एक्टिविटी को साम्राज्य कहा जाता था। तो आज ये आउट ऑफ फैशन हो गया है साम्राज्य का लफ्ज, तो उसकी जगह इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म का लफ्ज जो है जरा ज्यादा मॉडर्न लफ्ज उसने उसको रिप्लेस कर दिया। सी पैक का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं और ना पाकिस्तान के अवाम को फायदा, इसलिए कि सी पैक का जो मकसद है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, वो राहदारी है चाइना की मसनूआत के लिए, यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज के लिए। 152 कंट्रीज तक जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चाइना ये प्रोजेक्ट बना रहा है। उसमें जो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है उसको सी पैक कहा जाता है और इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है पाकिस्तान में से जो गुजरेगा। इसके अभी तक तो 2017 के बाद कोई खास इसमें पेशरफ्त नहीं हुई और आने वाले वक्त में भी नहीं हो। और चाइनीज काफी नाराज हैं। आप देखें, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 20-21 महीने हो गए अभी तक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को फोन तक नहीं किया।
और ना कोई उनका बहुत हाई पावर डेलीगेशन पाकिस्तान आया है। उनके जो भी डेलीगेशन आ रहे हैं वो कंपनियों के डायरेक्टर्स हैं, जो आके प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ रुक गया है, या उनके बैंकिंग कंसोर्शियम के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आ रहे हैं कि भाई इतना लोन हो गया है, इतना वापस करो, वगैरह वगैरह। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि सी पैक जो है पाकिस्तान में, ये एक इलीगल प्रोजेक्ट है और यूनाइटेड नेशन को इसका नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि सी पैक हमारा जो पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान है वहां से गुजरता है, और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से दो मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और चाइना या पाकिस्तान और किसी भी दूसरी गवर्नमेंट के दरमियान होने वाला कोई भी मुआहदा इंटरनेशनल नॉर्म्स को अगर आप देखें तो इलीगल मुआहदे। तो इसलिए भी हम समझते हैं कि ये बहुत बुरा है सी पैक, और हमारे लिए एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल इसके बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। ऑलरेडी पाकिस्तानी कब्जा वाले जम्मू कश्मीर में, जहां से मेरा मीरपुर से ताल्लुक है, इन्होंने मुजफ्फराबाद का दरिया नीलम और दरिया जेलम का रुख बदल के कोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना लिया है तकरीबन, और वहां से बिजली पैदा करके पंजाब को दे रहे हैं। लेकिन उसके असरात ये हुए हैं कि मुजफ्फराबाद में पीने का पानी नहीं है, और दरियाए नीलम, जिसको पहले किशन गंगा कहा जाता था, वो एक नाला, गंदा नाला बन गया है। और उसकी आपको मैं बताऊं कि जो दरिया नीलम है उसके सामने मुजफ्फराबाद में जो घर थे वो पहाड़ी टाइप घर होते हैं, तो लोग अपनी खिड़कियां खुली रखते थे कि वहां से ताजा हवा आती थी पानी को छूकर, और जंगलात की खुशबू जो है वो आती थी। आज वो बंद कर दिए लोगों ने, उनके आगे बंद करके कपड़ा लगा दिया अंदर से, क्योंकि बदबू आती है वहां। तो सी पैक जो है ये एक इंपीरियलिस्ट प्रोजेक्ट है, और ये इस खास तौर पर इस प्रोजेक्ट के बाद पाकिस्तान जो है वो अब खुद मुख्तार नहीं रहा। चाइना के जिस वक्त चाहे चाइना पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ सकता है। जी सर, जैसे आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की, आपने कश्मीर की बात की, जो पाकिस्तान के पास है, आज़ाद कश्मीर की आपने बात की, तो सर क्यों वहाँ पे, जैसे आपने कहा कि अब लोगों ने खिड़कियां बंद कर दी हैं और वहाँ से अब उस तरह से पानी को छू के हवा नहीं आ रही, तो लोगों ने पहले कहा क्यों नहीं? किसी किस्म का प्रोटेस्ट हमने नहीं देखा, या छुपा दिया गया? कुछ हुआ था क्या? लोग क्यों बाहर नहीं निकले? उन्होंने क्यों अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई, जो हम इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में अक्सर देखते हैं कि कभी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी कुछ फुटेजेस आती हैं, कभी कुछ आती हैं, वो हमारी साइड के कश्मीर में हमें कभी कोई खास इस तरह की एक्टिविटीज देखने को नहीं मिली। देखें, जब ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, और ये दरिया का रुख चेंज करना का इन्होंने शुरू किया था काम, तो बहुत मुजाहरे हुए थे मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में, कोटली में, बहुत जगहों पे मुजाहरे हुए थे, बाग में। और एक तंजीम बनी थी जिसका नाम था दरिया बचाओ मूवमेंट, दरिया बचाओ तहरीक शुरू हुई। उस तहरीक में कई जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की, वो शामिल थी, और उनके लीडर जो है वो अफजाल सुलैरिया साहब थे। और अफजाल सुलैरिया साहब बड़े प्रोग्रेसिव माइंड के और बड़े ही एक पढ़े लिखे यंग जो है लीडर थे, और उस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। लेकिन पिछले साल, इस साल जो है उनको कत्ल कर दिया गया। मतलब है उनको अचानक हार्ट अटैक हो गया। अब एक जवान आदमी को अचानक हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? उनका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया और उनको दफना दिया गया। तो हमारा तो प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि तहरीकें तो चलती हैं। अभी 9 तारीख को मुजफ्फराबाद में तारीख का सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का कन्वेंशन होने जा रहा है। किसी ने खबर दी, किसी को पता है? नहीं पता, इसलिए कि वहां पे मीडिया को इजाजत ही नहीं है जाने की। और अगर कोई चला भी जाए और वो रिपोर्ट करने की कोशिश भी करे तो उसका मीडिया हाउस जो है उसको बंद कर दिया जाता है। माजी में जो है वो एक अखबार तो बकायदा बंद कर दिया गया, और जो बाकी अखबार निकलते हैं जैसे सदाए चनार है, कश्मीर एक्सप्रेस है, बाद शुमाल है गिलगित में, या K2 है, इन अखबारों को तो सेल्फ सेंसरशिप इनके ऊपर आयद की हुई है। यानी उनको पता है कि अगर हमने कोई ऐसी खबर छापी जिससे हमारे जो कंट्रोल टावर वाले हैं वो नाराज हो गए तो हमारा इश्तेहार बंद हो जाएंगे।
तो एक जबर के माहौल में रहने की वजह से ये खबरें जो है वो बाहर नहीं निकलती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहां तहरीकें नहीं चल। वहां पे कल गिलगित में बड़ा सख्त मुजाहरा हुआ है तुफैल कॉलोनी में, और उन्होंने लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा किया, सड़कें ब्लॉक कर दी, टायर जलाए, इतने टायर जलाए कि वो सड़क का तारकोल पिघल गया। तो मुजाहरे तो रोज हो रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर या पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में कि जो बगैर मुजाहरे के गुजरा हो, कोई दिन ऐसा नहीं। तो अब वो रिपोर्टिंग नहीं होती, उसकी उसकी वजह जो है वो आप भी जानती हैं और दुनिया जानती है। सर जैसे आप हार्ट अटैक की बात कर रहे थे, तो खैर वो तो आजकल सर मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि हर एज में आजकल हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। जिस तरह के लोग टेंशन लेते हैं, जिस तरह के खाने आजकल हम लोग खा रहे हैं, तो उसमें तो खैर एज का कोई काम नहीं होता। हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है। लेकिन ये है कि आपके ख्याल से सर ये इसका सॉल्यूशन क्या है? इसलिए कि दोनों तरफ के जो लोग हैं, जो मेन जो कश्मीरी हैं, जिनकी ज़मीन है, जिनके मकान है वहाँ पे, जो सालों से रहते हैं, उन वो सफर कर रहे हैं, दूसरे लोग नहीं। मतलब हम लोग ठीक है, हम इस्लामाबाद में बैठ के बात कर रहे हैं, कोई और होते हैं वो दिल्ली से बात करते हैं, मुंबई से बात करते हैं। लेकिन जो वहाँ के असल रहने वाले हैं, उनसे पूछना चाहिए आपके ख्याल से कि वो क्या चाहते हैं, वो कहाँ रहना चाहते हैं, वो किस तरह से। क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई खास डेवलपमेंट का काम भी नहीं हुआ है। इंडियन साइड के कश्मीर में तो हम देखते हैं कि उन्होंने काफ़ी काम किया है। 370 हटाने के बाद उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो जो आप जैसे लोग हैं, जो वहाँ से बिलोंग करते हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं, आप लोग नहीं समझते कि आपको इस पे बात करनी चाहिए कि वहाँ पे भी डेवलपमेंट के काम हों, वहाँ भी एयरपोर्ट खुले, वहाँ भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हों। रोड्स नहीं है, मैं जा चुकी हूँ 2 साल पहले वहाँ पे शो बनाने के लिए मीरपुर में। लेकिन कोई सड़क वड़क मुझे ठीक नज़र नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल हुई थी जाने में। देखें, पहली चीज तो ये है कि तीन चार चीजें हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो जम्मू कश्मीर है इसका मसला शुरू कैसे हो। क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम सोल्यूशन भी नहीं समझ सकते ना। किसी भी चीज का सोल्यूशन ढूंढने के लिए सबसे पहले उसके जो प्रॉब्लम है उसके सिरे को पकड़ना पड़ता है कि प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई। तो प्रॉब्लम जो है वो शुरू उस वक्त हुई जब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की फौज ने कबायली लश्करों को हायर करके 3 लाख रुपया उन्होंने महसूद कबाइल के लीडरों को पेमेंट का वादा किया, और उनको उस पेमेंट के तौर पर एज अ मर्सनरी फोर्स पाकिस्तान आर्मी के साथ लाए, सफेद कपड़ों में खुद भी, और उन्होंने जम्मू कश्मीर की इंडिपेंडेंट स्टेट पर हमला किया। मसला तो वहां से शुरू। उसके बाद जो हमारे महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने माउंट बैटन को खत लिखा कि आप हमें बचाएं, हम पे इन्वेडर्स ने हमला, रेडर्स आ गए, हमला कर दिया पाकिस्तान। तो माउंट बैटन ने कहा कि हम आपके लिए फौज नहीं भेज सकते, इसलिए कि आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, आप एक सोवरेन स्टेट है, और हमारे दरमियान कोई ऐसा मुआहदा डिफेंस का नहीं है कि हम वहां पे आपके लिए फौज भेजें। जिस पर हमारे जो महाराजा थे उन्होंने जम्मू कश्मीर की रियासत का इल्हाक किया इंडिया से। और जब वो इल्हाक हुआ तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान, ये जिसको आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, जम्मू लद्दाख और ये कश्मीर वादी जो है, ये सब शामिल था। उसके बाद मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा उसमें कि कैसे यूनाइटेड नेशन में गए और कौन गया और क्या हुआ। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तानी इंडिया की फौज आ गई, फिर उन्होंने मार भगाया, इनको पुश दरिया के पीछे धकेल दिया। लेकिन सीज फायर हुई। सीज फायर जब हुई तो उस वक्त ये यूएन के रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान इज एन एग्रेसर, पाकिस्तान को उसमें एग्रेसर करार दिया गया है। और ये कहा गया कि पहली शर्त ये है प्लेबेसाइड के लिए, रेफरेंडम के लिए, जो आपका सवाल है कि कश्मीरियों को फैसला करने दिया जाए कि वो क्या चाहते हैं। पहला जो उसमें शेक है वो ये है कि पाकिस्तान अपनी तमाम फौज और गैर मकामी जो लोग हैं उनको विड्रॉ करे वहां से। अब आज तक पाकिस्तान ने तो वो किया नहीं, तो दूसरे पॉइंट पे हम कैसे हैं। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, हम तो समझते हैं कि ना ये आजाद है और ना ही ये कश्मीर है। कश्मीर तो जरा सा है पाकिस्तान के कब्जे में, जो कि मुजफ्फराबाद का इलाका है उस तरफ।
बाकी तो सारा ये हम जम्मू है, मीरपुर हो गया, ये सारा बिम्बर हो गया, ये सब इलाका, कोटली, पुंछ, ये सब तो जम्मू प्रोविंस का हिस्सा है। क्योंकि जब स्टेट थी तो उसमें कश्मीर एक प्रोविंस था, जम्मू प्रोविंस था, गिलगित एजेंसी थी, इसी तरह से। तो हम तो वेस्ट जम्मू का वो हिस्सा है जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, लेकिन हमें जम्मू वाल नहीं कहा कहने देते, हमें डोगरी जुबान जो है उसका स्क्रिप्ट हमारा खत्म कर दिया, हमको कश्मीरी बना दिया जबरदस्ती। और भाई आपको कश्मीर चाहिए, आप कश्मीर ले लो, हमें कोई टेंशन नहीं है, आप ले लो कश्मीर अगर आप में हिम्मत है तो, लेकिन कम से कम ये जुल्म तो ना करें कि आप हमारी शनाख्त ही चेंज कर दें। हम जम्मू वाल लोगों को आपने कश्मीरी बना दिया। अब तीसरी बात इसके साथ जुड़ी हुई है कि क्यों बनाया, वो इसलिए बनाया कि पाकिस्तान के जो तौसीफ पसंदाना अज़ाइम है उसमें कश्मीर को का नाम रखना जरूरी है, क्योंकि जम्मू में तो अक्सरियत जो है वो हिंदुओं की और सिखों की है। तो जम्मू ने तो कभी साथ नहीं दिया कश्मीर की सो कॉल्ड तहरीक आजादी का, वहां तो अमन है। लद्दाख ने भी नहीं दिया, गिलगित बल्तिस्तान वाले भी जो है वो कोई ऐसी वहां पे मूवमेंट कश्मीर प्रो कश्मीर आज तक देखने में नहीं आई। तो ये सिर्फ वादी में है और आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं उसमें है। तो वो लिंक बनाने के लिए कश्मीर के साथ उन्होंने इस पूरे इलाके को पाकिस्तानी ऑक्युपाइड सॉरी इसको आजाद कश्मीर का। और इंडियन मीडिया भी पाकिस्तान की इस नैरेटिव को लेके आगे बढ़ा, वो भी यही कहते हैं पीओके। हालांकि मैंने बड़ी कोशिश करके कई चैनलों पर अब ये करवाया है कि पीओके नहीं पीओजेके मेरे नाम के साथ लिखते हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फ्रॉम पीओके, तो मैं फोन करके कहता हूँ यार ये ठीक करो, पीओजेके लिखो इसको। तो अब इसका हल क्या है, इसका हल यही है कि पाकिस्तान ने हमारे जिन इलाकों पे कब्जा किया हुआ है उन इलाकों से पाकिस्तान निकले और यूनाइटेड नेशन की करारदादों की रोशनी में हम इंडिया का हिस्सा हैं, हम इंडियन सिटीजन, बाय डिफॉल्ट हम इंडियन सिटीजन हैं अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशंस और अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब डेवलपमेंट आपका आखिरी ये था कि डेवलपमेंट क्यों यहाँ पे नहीं होती, वहां पे इतनी क्यों नहीं। लेकिन अब पर्पज फर्क है। इंडिया जो है वो तो जम्मू कश्मीर को अपना रिपब्लिक का हिस्सा समझता है ना, वो तो उस हवाले से उसको ट्रीट करते हैं कि ये हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान जो है वो हमें एज अ कॉलोनी ट्रीट करता है। 51 बिलियन रुपीस के तो सिर्फ दरख्त काटे जाते हैं। हमारा जब ये जिसको आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, जब ये पाकिस्तान के कब्जे में गया तो इसका जो 42% हमारा रकबा जो है वो जंगलात पे था मुश्तमिल। आज उस 42% का सिर्फ 14% रह गया है। बाकी तो ये फौज और ये ब्यूरोक्रेसी और ये सारा टिम्बर माफिया काट कूट के ले गए। मंगला डैम, मेरा जो गांव है, मेरे पेरेंट्स का जो गांव था वो मंगला डैम में डूब गया। और मंगला डैम जो है वो मीरपुर की इंतहाई फर्टाइल लैंड के ऊपर बनाया गया, कहीं और भी बनाया जा सकता था, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन इन्होंने अयूब खान ने वहां बनाया। और हमसे ये वादा किया था कि आप जो ये जमीनें दे रहे हैं वगैरह, आपको इसके बदले जमीनें देंगे। तो हमें जब जमीन का पता चला तो वो पहाड़ों में ऊपर दी, बंजर पहाड़ पे कोई मकान बना सकता है भला। और फिर ये वादा किया था कि आपको फ्री बिजली मिलेगी, हमें 300 मेगावाट बिजली चाहिए सालाना। तो हमसे इन्होंने वादा किया था कि फ्री देंगे। पाकिस्तान से ज्यादा महंगी बिजली हम लोग खरीद रहे हैं वहां इस वक्त। तो इस तरह से ये तो हम सोच रहे, हम तो ये ना खत्म होने वाली कहानी है। मैंने तो आपको सिर्फ एक दो मिसालें दी। गिलगित बल्तिस्तान में द्यामर के जंगलों में आग लगा दी है इन्होंने। क्यों लगाई है आग, बार बार लगाते हैं। चलास के जंगल में भी आग लगा दी है ताकि पता ना चले कि कितनी लकड़ी चोरी हुई है यहाँ से, वो तो सर है यहाँ पे सर, हाँ, ये चीज तो यहाँ पर है। ये लकड़ी चोरी जो करते हैं वो इस्लामाबाद में भी आग लगाते रहते हैं। सर इससे पहले कि मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं, मैं ये लोगों को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब की आवाज जो है वो मैं नहीं बीच में बंद कर रही। डॉक्टर साहब का खुद का इंटरनेट का इश्यू है, क्योंकि लोग समझे कि शायद मैं आपको बोलने नहीं दे रही। तो वो कभी कभी होता है, इंटरनेट का इशू कोई हो जाता है हमारे गेस्ट का, तो लोग समझते हैं शायद मैं बात नहीं करने दे रही। ऐसी कोई चीज नहीं है, मैं बिल्कुल बात करने दे रही हूँ। तो सर ये यहाँ पे कहते हैं कि जी हमने तो बड़ी आजादी दी हुई है, हमने तो प्राइम मिनिस्टर भी वहां का अलग रखा है, वहां का तो सदर भी अलग रखा है, आजाद कश्मीर जो ये कहते हैं। और वही बात है कि जब हम इंडियन टीवी पे जाते हैं तो हमारे बहुत से जो इंडियन दोस्त हैं वो जब कोई आके ये कहता है कि जी मैं कश्मीर से हूँ पाकिस्तान के, तो कहते हैं कश्मीरी बोल के बताओ।
तो वो नहीं बोल पाते, जाहिर उनको नहीं आती। तो उसकी शायद यही वजह होगी जो आप बता रहे हैं कि ये इस हिस्से को, ये जम्मू है, कश्मीर नहीं है, यही आप बता रहे हैं ना। तो इस वजह से शायद उनको लैंग्वेज भी नहीं आती कश्मीरी, जो सुशील पंडित जी और कई दूसरे लोग जो हैं वो बोल के बता देते, लेकिन हमारी साइड से कोई एक सिंगल भी ऐसा नहीं गया जिसको कश्मीरी में बात करनी आती हो। लेकिन फिर भी सर, ये यही मेरा सवाल है कि आखिरी में, कि ये लोग तो कहते हैं कि जी हमने वहाँ का प्रेसिडेंट भी अलग रखा है, प्राइम मिनिस्टर भी अलग है, हमने कब्जा नहीं किया हुआ। तो अब आपको क्या फ्यूचर क्या लग रहा है आगे, कितने दिन और ये इसी तरह से चला पाएंगे इसको? 22 अक्टूबर 2023 की मैंने डेडलाइन दी हुई है इनको कि ये 22 अक्टूबर 2023 तक जो है ये पीओजेके से निकल जाएं। अगर नहीं निकलेंगे तो फिर उसके बाद वही होगा यहाँ पर जो बलूचिस्तान में हो रहा है। क्योंकि जब आप किसी घुसपैठिए को कोई आपके घर में आ जाए तो पहले आप उसे रिक्वेस्ट ही करते हैं। हम 70 साल से 72 साल से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। तो अब हमने उनको कह दिया है कि भाई आप हमारा घर जो है वो खाली करें, और अगर नहीं करते तो 22 अक्टूबर जिस दिन आपने हमला किया था 22 अक्टूबर 2023 को, फिर आप हमें ये जो है वो हॉट इश्यू और रेडियो मालिया और ये आरजू काजमी जी के शो में नहीं देखेंगे। फिर आपसे मुलाकात वहीं होगी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में। तो अब ये नहीं इसका सर, अमन आखिरी होना चाहिए सर, अमन होना चाहिए, और हम भी यही बिल्कुल चाहते हैं। हम भी पीसफुली जो है सॉल्यूशन निकलना चाहिए, पीसफुली देखें बिल्कुल। ना, 70 साल से तो हम पीसफुली इनको कह रहे हैं ना, तो ये नहीं सुन रहे ना पीसफुली। तो अब हम हमारे तो हालात ये हैं कि हमारी लड़की की शादी होती है तो वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसको कहते हैं कि इसके कोख में इमिग्रेंट जन्म ले रहा है। क्योंकि जब वो 15-16 साल का होता है उसका जाली शनाख्ती कार्ड बनाते हैं 18 साल की उम्र का, यानी उम्र उसकी ज्यादा लिखवाते हैं। शनाख्ती कार्ड तो उसलिए होता है, उम्र ज्यादा लिखा के उसको मिडिल ईस्ट भेज देते हैं, यूरोप अमेरिका इधर उधर भेज देते हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है। तो कब तक ये चलेगा? एक इंतहाई पढ़ी लिखी कौम थी जम्मू कश्मीर के लोग, सबसे ज्यादा इंडिया में जो एजुकेशन का परसेंटेज थी वो जम्मू कश्मीर में थी। आज हालत ये है कि आप दुबई जाएं, एयरपोर्ट पे उतरें, कोई सफाई कर रहा है बड़ा बड़ा ब्रूम लेके, कोई टॉयलेट साफ कर रहा है, कोई बावर्ची का काम कर रहा है, कोई टैक्सी में बैठा, कोई ड्राइवर है। मतलब है कि हमें इन्होंने तबाह कर दिया। अब मजीद इंतजार नहीं हो सकता। अब हमने इनको डेडलाइन दे दी है, ये 2023 22 अक्टूबर तक अगर ये निकल जाए तो उसमें इनकी आफियत है। अगर ये नहीं निकलते तो फिर इनको एक नया फ्रंट चाहिए होगा। मैं आपको बताऊं, आज इन्होंने कश्मीर में दो कश्मीरी मारे हैं। एक सिखनी है जो कि टीचर थी, वो टीचर अपनी तनख्वाह का 50% गरीब बच्चे जो स्कूल के हैं उनमें तकसीम करती थी, उनकी अखराजात उठाती थी, ठीक है। और वो दूसरा जो है वो कश्मीरी पंडित था, टीचर, जवान दोनों, उसको भी मार दिया। 2 दिन पहले इन्होंने कश्मीर में ही एक इंतहाई अच्छे कश्मीरी पंडित मक्खन सिंह जो है वो बिंद्रू, उनकी फार्मेसी थी, वो नहीं गए छोड़ के कश्मीर को, तो उनको मार दिया। इसी तरह से एक मुसलमान था जो टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन का ओहदेदार था, लेकिन वो प्रो इंडिया था, उसको मार दिया। एक बेचारा बेल पूरी बेचने वाला, ये क्या होता है आपके जो उधर नहीं मिलते जी गोलगप्पे, जी, गोलगप्पे। वहां जिना सुपर में मिलते होंगे, जिना सुपर में। बिल्कुल मिलते हैं सर। हाँ, क्योंकि मैं मेरा घर जिना सुपर के बिल्कुल सामने था, जहाँ ताजमहल होटल है ना, जी। ताजमहल होटल के सामने हमारा घर था जो हम छोड़ के आ गए। तो एनीवे, वो बेचारा हिंदू बिहार का रहने वाला, उसको मार दिया। तो मतलब है ये कौन करवा रहा है? ये जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब जो नए नए बने हैं 10 कोर के कमांडर, वो अपने मसल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर। तो हम तंग आ चुके हैं। हमने तो इनको साल से ज्यादा का टाइम दिया है। ये नहीं हमने कहा कि जल्द 2 महीने बाद निकलो, हमने तो उनको 1 साल का टाइम दिया कि यार जितना साल में लूट सकते हो चलो लूट लो, लेकिन अब निकलो, बस यू हैव टू लीव। और अगर नहीं जाते तो फिर जैसे मैंने आपको अर्ज किया है कि फिर ये न गुफ्तगू से न शायरी से जाएगा, उठा आसा के फिरौन इसी से जाएगा।
जी नहीं नहीं, हम तो यही चाहेंगे कि हर जगह अमन रहे और लोग आराम से रहें, और जो भी डिस्प्यूट है वो बातचीत से हल किया जाए, और किसी जगह भी किसी का खून ना बहे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप कि जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। सर अपना इंटरनेट प्लीज ठीक करवा लिएगा, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हुई है, और आई होप कि लोग आपको दोबारा भी सुनना चाहेंगे, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक